नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था, देखा था सिक्कों के बारे में, अभिलेखों के बारे में। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे मूर्तिकला, चित्रकला और साथ ही भवन निर्माण, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं मंदिर निर्माण शैली, जिससे हो गया आपका द्राविड़ शैली, हो गया नागर शैली, हो गया और वेसर शैली। ये सारा चीज़ों को हम लोग देखते हैं मंदिर निर्माण शैली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूर्तिकला से। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो देखिए मूर्ति कला क्या है। तो मूर्ति कला से भी हम लोग क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो मूर्ति का जो देखा जाए बनना जो शुरू किया गया था, मूर्ति कला का जो निर्माण हो गया था स्टार्ट, वो कहाँ से हो जाता है, वो हड़प्पा सभ्यता से हमें देखने को मिला था। हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में, जैसे इक्का गाड़ी हो गया, मातृ देवी मूर्ति, ये सारा चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ था। तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं जो मूर्ति कला का जो देखा जाए तो निर्माण जो हो गया शुरू, वो कहाँ से हो गया था, वो हड़प्पा सभ्यता से ही हो गया। लेकिन कुषाण काल में भी मूर्ति काल का अधिक विकास हुआ। और देखा जाए सब सर्वाधिक जो विकास हुआ मूर्ति कला का, वो कब हुआ, वो गुप्त काल में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे मूर्ति कला में, हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे गांधार कला के बारे में देखेंगे। तो देखिए जो गांधार कला है, ये कहाँ का है, ये विदेशी है। अगर वर्तमान समय के अनुसार देखा जाए तो ये विदेशी है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन उस समय तो ये देशी था जब पाकिस्तान नहीं था बना। तो गांधार कला यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में गांधार राज की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो तक्षशिला थी। तो प्राचीन काल में गांधार राज की जो राजधानी थी वो तक्षशिला था। और इस क्षेत्र में जिस कला का उद्भव एवं विकास हुआ उसे गांधार कला कहा गया। और जो ये गांधार कला वो मिश्रण है किसका किसका, हिंद और यूनानी, हिंद और गिरिक का मिश्रण है ये कला। कौन सा कला, गांधार कला। चलिए, तो गांधार कला का जो जन्म हुआ हिंद यूनानी का दोनों का मिक्सर से हुआ है। और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति सर्वप्रथम मिला है हमें, वो गांधार कला के अंतर्गत ही मिला बना हुआ। ठीक है, जो कि यूनानी देवता अपोलो के समान है। तो यूनान का एक देवता है अपोलो, उसी के समान इसे बनाया भी गया भगवान बुद्ध की मूर्ति को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं मथुरा कला। तो गांधार कला विदेशी है, जबकि जो मथुरा कला है वो पूर्णतः स्वदेशी है। गांधार कला और मथुरा कला का जो अधिक विकास हुआ वो किसके समय में हुआ, वो कुषाण काल में हुआ। तो ये देखिए आपको कुछ दिया गया है दोनों मूर्ति को, एक तरफ हो गया आपका मथुरा कला, इधर आपका हो गया गांधार कला। इसमें कुछ मेजर चेंजिंग देखने को मिलेगा इसके बनावट में। देखिए काफ़ी जो आपको गांधार कला थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलेगा, काफ़ी ये शार्प और काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है गांधार कला। वहीं मथुरा कला थोड़ा उसे डिम प्रतीत होता है। इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, जो गांधार कला और जो इसका मथुरा कला उसके अच्छे से उसको हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन में। इसे अभी हम लोग देख रहे हैं, बस ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, बस एक रैंडम एक बस नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये सारा कला है। डिटेल इसे हमें नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे। अब हम जो है देखेंगे क्या, हम लोग चित्रकला के बारे में। तो देखिए चित्रकला मूर्ति कला के समान ही चित्रकला भी क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। इसमें से हम लोग कुछ प्रमुख चित्रकला को देखेंगे। उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अजंता का चित्रकला। तो देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चित्रकला का एक आता है क्षेत्र, अर्थात जो औरंगाबाद जिले में स्थित है। जो अजंता की चित्रकला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर कुल 29 गुफा मिला है। तो देखिए अजंता की जो चित्रकला है, अर्थात गुफा के अंदर बना हुआ था बहुत सारा चित्र। तो यहाँ पे कुल 29 गुफा था, लेकिन वर्तमान में 6 गुफा ही सुरक्षित है। ये बहुत पुराना हो गया, ये काफ़ी टूट टूट गया होगा, इसलिए बस 6 ही अभी सुरक्षित है। जैसा कि इसमें देखिए जैसे हो गया आपका पहला, दूसरा, 9वां, 10वां, 16वां और 17वां, ये जो 6 है गुफा,
पहला, एकदम एग्जैक्ट याद रखिए, ये काम आता है था एग्जाम में, आपको पूछ देगा ये। कौन कौन सा जो गुफा सुरक्षित है अजंता का जो है अजंता का गुफा में? तो पहला, दूसरा, 9वां, 10वां, 16वां, 17वां। और इसमें 16वां 17वां जो है वो गुप्तकालीन माना जाता है। ठीक है, जो 16वां और 17वां जो गुफा है वो गुप्तकालीन माना जाता है। प्रारंभ में सातवाहन वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया। किसका? अजंता की चित्रकला का। तो देखिए, प्रारंभ में सातवाहन वंश के जो शासक है इसका निर्माण कराया था, और सबसे अधिक जो विकास हुआ था किस समय हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अब देखिए, यह जातक कथाओं पर आधारित चित्रकला है। जो अजंता का चित्रकला है वो किस पे आधारित है? वो जातक कथा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जातक कथाओं पर आधारित चित्रकला है, यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र दया का भाव प्रदर्शित करता है। ये भी याद रखिए। जो गुफा संख्या, एक मिनट, इसको पहले डिलीट करते हैं। तो जो गुफा संख्या 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र दया का भाव प्रदर्शित करता है, और गुफा संख्या जो 17 है उसमें माता एवं शिशु का चित्र महत्वपूर्ण है, जिसको चित्रणशाला कहा गया, जिसको चित्रणशाला कहा गया है। ठीक है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया अजंता का चित्रकला। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हो गया आपका अजंता। इसके अंतर्गत इस टाइप का कुछ चित्रकला में देखने को मिलेगा। अब है एलोरा का चित्रकला। एलोरा गुफा में जो चित्रकला बनाया गया था उसे उसे देखते हैं, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। तो एलोरा का चित्रकला यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। ये भी कहाँ? ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। प्रारंभ में 43 अर्थात 43 गुफा था, लेकिन 1990 में उत्खनन के बाद 28 गुफा को और मिला। इस प्रकार टोटल कितना हो गया वर्तमान में? तो टोटल हो गया 71 गुफा। तो एलोरा के जो चित्रकला में, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो गुफा है एलोरा का गुफा, 71 गुफा अभी को प्राप्त हुआ है, मिला है। स्टार्टिंग में तो 43 मिला था, लेकिन फिर 1990 में इसको खनन किया गया, उत्खनन किया गया, फिर 28 मिला, टोटल 71 हो गया। यह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। तो जो एलोरा की जो चित्रकला है या फिर एलोरा का जो गुफा है वो किससे संबंधित है? ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है ज़्यादातर। और देखिए, यह सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आपका चित्र भी यहाँ पे दिया गया है, किस टाइप का दिखता है एलोरा का चित्रकला या गुफा। एलिफेंटा, एलिफेंटा का चित्रकला। अब हम लोग देखेंगे एलिफेंटा के चित्रकला के बारे में थोड़ा सा। यह मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर दूर, ये कहाँ है? यह मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित, और इसका जो प्राचीन नाम था एलिफेंटा का, क्या नाम था? धारा नगरी था। तो ये जो पुर्तगाली है इसका नाम क्या रख दिया था? एलिफेंटा। पुर्तगालियों ने यहाँ पर पत्थर की विशाल हाथी की मूर्ति के कारण इसका नाम क्या रख दिया? एलिफेंटा रख दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एलिफेंटा जो नाम दिया गया किसके द्वारा? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही रखा गया था इस जगह का नाम एलिफेंटा। यह भी राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया, और यह शैव धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से शिव प्रसिद्ध भगवान शिव की त्रिमूर्ति मिला है। ठीक है, यहाँ कहा जाता है ऐसा कि यह शिव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से। क्यों संबंधित है? कि यहाँ देखिए चित्र इस टाइप का कुछ देखने को मूर्ति मिला है। देखने में तो लग रहा है बौद्ध का मूर्ति, लेकिन इसे चित्र कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बाघ की चित्रकला। ठीक है, चलिए। यह मध्य प्रदेश में धार जिला में नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी के किनारे बाघ नामक गांव में अवस्थित है। तो देखिए, यहाँ जो दिया गया ये कहाँ अवस्थित है? जो बाघ का चित्रकला, बाघ का जो गुफा है ये मध्य प्रदेश में, और किस जिला में है? तो धार जिला के
नर्मदा की जो सहायक नदी है बाघ, और उस बाघ नदी के किनारे बाघ नामक गांव में अवस्थित है। यहाँ से कुल 9 गुफा मिला है। यहाँ से कितना गुफा मिला है हमें? यहाँ से कुल मिला हमें 9 गुफा, ठीक है, जो कि गुप्तकालीन है। ये क्या है? गुप्तकालीन। जो बाघ का जो चित्रकला है या फिर ये जो गुफा है, ये गुप्तकालीन है। यह चित्रकला बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। तो मोस्ट आपको जो देखने को जितना भी मिलेगा प्राचीन इतिहास में देखोगे तो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड ज़्यादातर है, मतलब 95% 90% है लगभग में। चलिए देखते हैं आगे। हम लोगों ने देख लिया चित्रकला, मूर्तिकला को। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा भवन एवं स्मारक, ठीक है। चलिए, भवन एवं स्मारक क्या है? ये भी एक अवस्था को दिखाता है, काल को दिखाता है, किसी उस समय के संस्कृति को दिखाता है, तकनीक के बारे में जानकारी मिलता है हमें, ऐतिहासिक। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं? जैसे राजप्रसाद हो गया अर्थात राजमहल, मंदिर निर्माण शैली, विहार, स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है, ये सब जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उसे हम लोग देखते हैं। विहार, स्तूप, चैत्य, हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है भवन एवं स्मारक से, जो हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं उसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राजप्रसाद का अर्थात राजमहल। चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के कुम्हार में चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के कुम्हार में 80 स्तंभ वाला राजप्रसाद अर्थात राजमहल का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष कुम्हार संग्रहालय में सुरक्षित है। जो लोग पटना में कुम्हार गए होंगे देखे होंगे म्यूजियम में, ये सुरक्षित है। इस राजप्रसाद की तुलना ईरान की जो राजधानी है, ईरान की राजधानी पार्सिपोलिस के राजमहल के साथ किया गया है। जो मौर्यकालीन ये राजप्रसाद है उसका जो तुलना किसके साथ किया गया? ईरान की राजधानी पार्सिपोलिस के राजमहल के साथ किया गया। यह राजप्रसाद लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन लकड़ी क्या था, उसमें सोना का भी बना हुआ था, उसमें सोना का लेप भी किया गया था। काफ़ी का सबूत भी है, जब इसका खुदाई किया गया था तो एविडेंस मिला था। देखिए आगे बढ़ देखते हैं। ये देखिए, तो जलाया गया था, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे क्या है, पूरा ये जलाया गया था। और कुछ सबूत भी देखने को मिला यहाँ पे गोल्ड का। और जो आपका राइट तरफ है ये क्या है? ये स्तंभ, सॉरी स्तंभ मतलब पिलर वगैरह जो था उस राजप्रसाद में। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मंदिर निर्माण शैली को, ठीक है। इसमें हम लोग 3 प्रकार शैली को देखते हैं, नागर शैली, वेसर शैली और एक कौन सा है? द्राविड़ शैली। तो मंदिर निर्माण शैली, इससे वास्तुकला या स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागर शैली के बारे में। तो इसका जो फैलाव था जो हमें नागर शैली का जो मंदिर मिलता है वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है? ज़्यादातर हिमालय से लेकर विंध्य तक के क्षेत्र में यह शैली लोकप्रिय है, और यह शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। और नागर शैली जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन सा हो गया? जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, देखिए एक तो आपका हो गया जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तिलवारा का जैन मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ये सब किस शैली में निर्मित मंदिर है? तो ये सब है नागर शैली में निर्मित मंदिर। अब देखिए वेसर शैली क्या है? तो विंध्य से लेकर वेसर शैली जनरली नागर और द्राविड़ शैली का मिक्सर है। और इसका जो बना हुआ है ये देखने को जो मिलता है किस क्षेत्र में? ये विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में यह लोकप्रिय है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जो महाराष्ट्र का अमरनाथ मंदिर है वो किस शैली में है? वो वेसर शैली में बना हुआ है, ठीक है। याद भी आप लोग करते जाइएगा, 1-2 बार रीड कर कीजिएगा तो याद हो जाएगा। द्राविड़ शैली को देखते हैं हम लोग। तो देखिए द्राविड़ शैली का जो फैलाव था जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक में था? तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे ये काफ़ी फेमस था। ये शैली कौन सा शैली? द्राविड़ शैली। गोपुरम अर्थात ऊंचे प्रवेश द्वार और विमान,
एक के ऊपर एक मंजिल जो द्राविड़ शैली की जो है ये क्या है, ये मुख्य विशेषता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है, कांची का, और तंजौर का है राजराजेश्वर या विदेश्वर मंदिर, ये सब क्या है, द्राविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सा? कांची का ये कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर या विदेश्वर मंदिर, और ये सारा चीज़ है द्राविड़ में अर्थात द्राविड़ शैली में बनाया गया ये मंदिर है। द्राविड़ शैली का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सा है, वो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। आपसे पूछा जा सकता है जो द्राविड़ शैली का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, इसमें कौन सा आ जाएगा, तो बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आ जाएगा। जो द्राविड़ शैली है वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय है और भारत में सर्वप्रथम जो मंदिर निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेसिक ऑफ द नागा स्टाइल, इधर आपका हो गया ये नागर शैली जो है आपका इस टाइप का। देखिए जो मंदिर है नागर शैली जो उत्तर भारत में देखने को मिलता है, और देखिए ये आपका हो गया आपका द्राविड़ स्टाइल, है ना, द्राविड़ शैली, या जो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है ज़्यादातर। इसमें क्या क्या विशेषता आप लोग इसे देख लीजिएगा कि ये सब आपको काम आएगा अगर आप लोग कोई भी मेंस वगैरह पीसीएस में जनरली ये सब देखने को मिलता है। एक एक करके डिफाइन भी करना होता है, गोपुरम क्या होता है, मंडपा क्या होता है, विमाना क्या होता है, शिखर क्या होता है, ये सारा चीज़ को। और गर्भगृह, गर्भगृह आप लोग जानते ही होंगे जो जिसमें मुख्य कक्ष होता है जिसमें भगवान को स्थापित किया जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विहार। तो विहार क्या, तो विहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। ठीक है, तो विहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। इसी विहार से आगे चलकर बिहार का जन्म हुआ। अच्छा, जो बिहार जो नाम पड़ा है ये किससे बना, ये बिहार से बना, क्योंकि बिहार में बहुत सारा विहार था। क्योंकि बिहार तो क्या है, बुद्ध का ही तो पूरा देखा जाए तो यहीं से उत्थान हुआ है। बिहार में ही तो भगवान बुद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पूरे यहीं से पूरा प्रचार प्रसार हुआ पूरा विश्व में बौद्ध धर्म का। और इन स्थलों पर वर्षा ऋतु के समय बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। जो विहार होता था उस समय, जो वर्षा ऋतु के समय में बौद्ध भिक्षु यहाँ पे क्या करते थे, निवास करते थे। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का कार्य भी किया करते थे। कहाँ, तो विहार में। बिंबिसार ने बेनु बेलुवन महाविहार और बिंबिसार ने बेलुवन महाविहार और जेत कुमार ने जेतवन महाविहार का निर्माण कराया था। ठीक है, बिहार की जो सबसे प्राचीन विश्व की जो सबसे प्राचीनतम या सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है या महाविहार है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ भी वर्तमान में, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन भारत का अगर पूछा जाए प्राचीनतम महाविहार तो कौन सा हो जाएगा, तो नालंदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसे देखते हैं आगे। देखिए इसका, और जो तक्षशिला है महाविहार, इसका किसने निर्माण कराया था, हम लोग अभी देख रहे थे ना तक्षशिला। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है, और इसका निर्माण राजा तक्ष ने कराया था। ठीक है, और चाणक्य जैसे व्यक्ति तक्षशिला में अध्ययन किए थे और कालांतर में यहाँ के प्राचार्य भी बने हैं। और भारत की जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पाठ पठन का काम भी इसे हालांकि 2016 में शुरू हो गया था, लेकिन अभी बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो कुल मिलाकर फुल्ली ओपन हो गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही ओपन किया गया था। इसका निर्माण गुप्त वंश के जो शासक है कुमार गुप्त ने कराया था। किसका निर्माण, तो नालंदा विश्वविद्यालय का। तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात था। जो भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कराया था। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आपका नालंदा विश्वविद्यालय।
अब है स्तूप। तो स्तूप क्या होता है? तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद, तो देखिए स्तूपा किसे कहा गया है? तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित करके अर्धचंद्राकार का स्तंभ ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। और बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के जो शासक हैं अशोक 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था, जिसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तो अशोक सम्राट द्वारा 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से लगभग अधिकांश को जो बर्बाद कर दिया ये पुष्यमित्र शुंगा ने कर दिया। और कुछ प्रसिद्ध स्तूप है, जिसमें से सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप या राजगीर का स्तूप, ये सारा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सांची स्तूप। देखिए हो गया सांची स्तूप, ये आपका हो गया सारनाथ का स्तूप। आपको कभी इस क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इसमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा, स्तूपा से संबंधित ये टर्म है, पूछ दिया जाएगा हर्मिका किसमें पाया जाता है, मंदिर में पाया जाता है या फिर आपको स्तूपा में पाया जाता है, मेधी या वेदिका, तो ये सब किसका टर्म है? ये सब स्तूपा का टर्म है। देखिए इसमें दिया गया, इसे अभी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, डायग्राम काम आएगा। ये सब क्वेश्चन इस टाइप का जो डायग्राम काम आता है किसमें? मेंस में जब लिखते हैं उसमें काम आता है। तो एक हो गया पद, देखिए मेधी हो गया, यहाँ पे देखिए एक मिनट को टिक कर देते हैं, वेदिका, मेधी, पवित्र सामग्री हो गया, पवित्र सामग्री मतलब यहाँ पे बौद्ध का जो अवशेष रखा जाता था ये अंदर का है। तोरण द्वार, यह अंड हो गया जो ये अर्धचंद्राकार होता था, ये इस टाइप का, इसको कहा गया यत्री, सबसे ऊपर है इसको छत्र, हर्मिका। ठीक है, इधर हो गया आपका पदक्षिणा पथ हो गया, प्रदक्षिणा पथ हो गया, जिसमें ये गोल गोल चक्कर लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया बौद्ध वहाँ था भवन एवं स्मारक देख लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। कुल मिला साहित्यिक स्रोत में हम लोग हाँ उसको देखेंगे। तो विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनानी ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे, चीनी ग्रंथ जो है कुछ है उससे कुछ हमें फैक्ट्स मिलेगा, अरबी ग्रंथ। तो यूनानी ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएगा हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा जो लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ द वॉर अरिस्टोबुलस, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, भूगोल टॉलमी प्राकृतिक इतिहास पालन फिल्नी के द्वारा, और विश्व भूगोल स्ट्रोवा के द्वारा, पेरीपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये क्या है? अज्ञात यूनानी के द्वारा लिखा गया है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्टोरिका के बारे में। तो इस पुस्तक के जो लेखक है हेरोडोटस, जो हिस्टोरिका है हेरोडोटस, जो यूनान के रहने वाले थे, और इन्होंने यूनान की जो क्षेत्रीय भाषा थी आयोनिक भाषा, तो यूनान की जो क्षेत्रीय भाषा है आयोनिक भाषा, उसी भाषा में इसने लिखा है, इसको हिस्टोरिका को। और ये लगभग 500 ईसा पूर्व में ये इसकी रचना किया था। और इस पुस्तक में भारत और फारस के बीच व्यावहारिक संबंध का उल्लेख मिलता है। तो देखिए हमें हिस्टोरिका से क्या मिलता है जानकारी? भारत और फारस के बीच जो व्यापारिक संबंध था उसका हमें जानकारी मिलता है। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इसे इतिहास का जनक कहा गया। और इसने क्या किया? हिस्टोरिका में काफ़ी एक सिस्टमेटिक तौर पर इतिहास लिखने का काम किया, इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हिस्ट्री ऑफ द वॉर। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ द वॉर, इससे भारत पर सिकंदर के आक्रमण करने की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको एक फैक्ट होगा कि
भारत पर सिकंदर द्वारा आक्रमण करने की हमें जानकारी कौन सी बुक से प्राप्त होती है? तो हिस्ट्री ऑफ द वार, हिस्ट्री ऑफ द वार से पता चलता है। और इसमें क्या होता है, सिकंदर क्या है, खैबर दर्रा से होकर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि भारत तो नहीं कह सकते उस समय, उसमें जो सिंध का जो क्षेत्र था उस पर उसने किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो नंद वंश का उसमें शासक था, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य चल रहा था मगध में, सॉरी मौर्य साम्राज्य का मतलब मगध साम्राज्य, मगध में कौन था, यहाँ पे नंद वंश का शासक था। और कौन था शासक? घनानंद। उस समय जब सिकंदर आक्रमण किया था तो वो तो उधर ही चला गया, फिर सिंध पे ही आक्रमण किया, उधर से उधर लौट गया था, फिर वो लोग को इधर आगे नहीं बढ़ पाया। अब है इंडिका। तो देखिए मेगास्थनीज का जो है बुक इंडिका है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो इंडिका सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। जो मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में लगभग 7 वर्षों तक रहा। तो जो इंडिका बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और ये किसका, ये था आपका राजदूत, ये था सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर जो सेनापति था, ये सिकंदर का सेनापति था। और मेगास्थनीज लगभग 7 वर्ष, ये लगभग 7 वर्षों तक मौर्य दरबार में रहा। और इसने जो कुछ भी देखा उसने इंडिका नामक ग्रंथ में संकलित किया। और जो भारत का जो इंडिया नाम भी मिला है यही इंडिका से ही मिला है। लेकिन मेगास्थनीज ने यूनानी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसकी रचना किया था, क्योंकि वह भारतीय समाज को पूर्ण रूप से नहीं समझ सका। और ये कैसी बात हुई, 7 साल रहा फिर भी नहीं समझ पाया? इतना तो समझ जाता हो। चलिए आगे देखते हैं। इसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था। इसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। इसके अनुसार भारत में समाज 7 भागों में विभाजित था। और मौर्य नगर प्रशासन के बारे में जो सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्वक हमें जानकारी देता है वो इंडिका से ही प्राप्त होता है। अर्थात मेगास्थनीज का जो इंडिका पुस्तक है उसी से हमें जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा किताब, भूगोल। इस पुस्तक में भारत और भारत और विदेशों के साथ व्यापारिक संबंधों से अतिरिक्त भूगोल के बारे में भी हमें उल्लेख किया गया है। और विश्व भूगोल, इसमें भी भूगोल के साथ साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में जलमार्ग से संबंधित विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। जो जलमार्ग के द्वारा जो व्यापार वगैरह हुआ करता था, इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी किससे मिला है? ये पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी से प्राप्त हुआ है। इसका लेखक कोई अज्ञात तथा यूनानी था, इसका नाम नहीं पता है। इस पुस्तक को व्यापारियों का गाइड बुक भी कहा जाता है। किसको? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी को कहा जाता है। अब है प्राकृतिक इतिहास। तो देखिए इस पुस्तक में पेड़ पौधे, पशु पक्षी के साथ साथ वाणिज्य व्यापार का भी उल्लेख किया गया है। और इसी से हमें क्या पता चलता है? भारत के रोम के साथ व्यापारिक संबंध के बारे में पता चलता है। तो प्राकृतिक इतिहास से हमें क्या प्राप्त होता है? तो भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में हमें काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। और इसी में जो प्राकृतिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया था, पालिनी के द्वारा लिखा गया। इसने क्या कहा? पालिनी ने रोम से सोने के निर्यात पर दुख प्रकट किया। मतलब पालिनी को काफ़ी दुख था कि रोम से इतना ज़्यादा अगर सोना निर्यात होते रहा तो पता चलेगा 10 साल के अंदर ही रोम क्या हो जाएगा, रोम का सोना समाप्त हो जाएगा, गोल्ड समाप्त हो जाएगा। और रोम से कहाँ आ रहा था ज़्यादातर सोना? ये भारत आ रहा था। बेचारा पालिनी बहुत दुखी हो गया इस बात को लेकर। चलिए ठीक है, इसे आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे चीनी ग्रंथ। ठीक है, चीनी ग्रंथ के बारे में देखेंगे और इसे आगे भी देख लेंगे। हालांकि ज़्यादा है नहीं, देखते हैं कितना स्लाइड टोटल बचा हुआ है। 1 2 3 4 स्लाइड है। चलिए इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो दूसरा देखेंगे। तो देखिए इस ग्रंथ के अंतर्गत सभी चीनी यात्री बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए
बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को संग्रहित करके अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक ग्रंथ है जिसका क्या नाम है, फोक्योकी। फुकियोकी, इसको ऐसे याद रखिए, फुकियोकी। इसके लेखक कौन है, फाहियान है। एक और है सियुयूकी, हैंसेंग, काओ फो काओ सांग चून, ये इति संघ के द्वारा लिखा गया। कंगुत्तर यंगुत्तर, कंगयूर, ये तारानाथ तिब्बती लेखक। हैंसेंग की जो जीवनी वो हिवली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं अब इन सारी किताबों के बारे में, ग्रंथ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाहियान का भारत यात्रा के संदर्भ में फुक्योकी को। ठीक है, चलिए, इसे बौद्ध देशों का यात्रा वृत्तांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसे, फोक्योकी, जो फाहियान के द्वारा लिखा गया। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसके लेखक जो फाहियान है वो भारत आए थे, और जो कुछ भी उसने देखा उसको उसने ग्रंथ में संकलित किया था, उसने लिखा। और फाहियान पहला चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा किया था। तो फाहियान पहला चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा किया था। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बुक है बौद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा, ये इनके कौन है लेखक, राजेंद्र प्रसाद सिंह। पढ़िएगा, काफ़ी शानदार बुक है। मैं हर वीडियो में उनके बारे में बताता भी हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में। ये काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इतिहासकार के तौर पर। सी यू की, देखिए हैंसेंग के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक सी यू की। इसे हैंसेंग की यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है, पश्चात संसार का लेख भी कहा जाता है। इसके जो लेखक है हैंसेंग, वो किसके समय में आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय में आया था। 629 से 644 इसका टाइम पीरियड था हर्षवर्धन का, उसी समय ये भारत आया था। कौन, हैंसेंग। इसके सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया। हालांकि हर्षवर्धन खुद बौद्धिस्ट ही था, तो ये बौद्ध का जो 5वां बौद्ध संगीति है, ये भी आयोजन किसके द्वारा किया गया था, हर्षवर्धन के ही द्वारा किया गया था। कहाँ, कन्नौज में किया गया था। और हैंसेंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया। तो हैंसेंग नालंदा विश्वविद्यालय में कितने सालों तक अध्ययन किया, स्टडी, 6 वर्षों तक किया। और हैंसेंग की जीवनी को इनके मित्र हिवली ने लिखा है। तो हैंसेंग की जो जीवनी है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये उनका मित्र है हिवली के द्वारा लिखा गया है। हैंसेंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और वर्तमान में शाक्यमुनि तथा नीति का पंडित भी इसे हम लोग कहते हैं। किसे, तो देखिए हैंसेंग को जो हम लोग उपाधि देते हैं, एक तो यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि तथा नीति का पंडित भी कहते हैं हम लोग हैंसेंग को। और ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, 6 वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया। आगे देखेंगे नेक्स्ट, एक है काओ फो काओ सांग चून। तो काओ फो काओ सांग चून, इसे बौद्ध धर्म का सार संग्रह भी कहा जाता है, इस पुस्तक को। और इसके लेखक कौन है, इति संघ। और ये 7वीं सदी अर्थात 673 के करीब भारत आया था, जब बौद्ध धर्म का पतन इस समय लगभग शुरू हो गया था। ठीक है, ये भी चीनी यात्री था, लेकिन इसने क्या किया, ये त्रिपिटक की, जो बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक की 400 जो फोटो कॉपी है, प्रतियां वो अपने साथ चीन लेकर गया। चलिए आगे देखेंगे, कांगयूर एवं तांगयूर। तो कांगयूर एवं तांगयूर, ये लामा तारानाथ तिब्बती जो बौद्ध भिक्षु है, उसके द्वारा ये लिखा गया है, और इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का इतिहास कहा गया है। तो कांगयूर एवं तांगयूर जो है,
तो इस ग्रंथ को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म का इतिहास कहा गया है। जिन्होंने बौद्ध ग्रंथ की रचना की, किन्होंने किया? तो तारानाथ ने किया। ये तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांगयांग, कांगयूर एवं तांगयूर। अब है अरबी ग्रंथ। तो किताबुल हिंद, एक चर्चा कर लेते हैं अरबी ग्रंथ के बारे में। एक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसके अंतर्गत एक मात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ को हम लोग शामिल करते हैं अरबी ग्रंथ के अंदर। और इस पुस्तक के जो लेखक है कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी इसके लेखक है। किताबुल हिंद बोले या फिर तहकीक हिंद हम लोग बोले, अल बरूनी इसके लेखक है। और इसका जो बचपन का नाम है अल बरूनी का जो बचपन का नाम है क्या है? अबू रिहान। अबू रिहान था। और यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो अल बरूनी है ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था मध्यकाल में। ठीक है। और इस पुस्तक की जो रचना है 11वीं सदी में किया गया। हालांकि हम लोग प्राचीन भारत से ज़्यादातर देख रहे हैं, इसलिए इसको एक ही इसमें इंक्लूड किया अरबी ग्रंथ। देखिए, इस पुस्तक की जो रचना है 11वीं सदी में किया गया, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कला एवं सांस्कृतिक, विज्ञान एवं तकनीक, भारतीयों के रीति रिवाज तथा जीवन से संबंधित सभी आवश्यक बातों का उल्लेख किया गया। तो हमें ये 11वीं सदी से संबंधित जो जानकारी इतना सारा देता है। कौन सा बुक? तहकीक हिंद, जो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक के अनुसार भारत में जाति का जो निर्धारण होता था वो माता की जाति से होता था। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी भाषा में, एक मिनट, इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अल बरूनी का भारत नाम से E.C. साचाऊ ने अनुवाद किया है। तो तहकीक हिंद का जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा? E.C. साचाऊ के द्वारा किया गया अंग्रेजी भाषा में, जिसका नाम दिया गया अल बरूनी का भारत। ठीक है। और इस प्रकार प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में तीनों स्रोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी एक स्रोत के बिना प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण नहीं हो सकता। तीनों स्रोत मतलब वही हम लोग चीनी ग्रंथ ये सब देखे हैं, यूनानी ग्रंथ देखे हैं, ये सारा चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। देखिए अल बरूनी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, इससे आगे का चैप्टर्स को देखेंगे। ठीक है। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा ही जो हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्चुअल चीज़ को दे और जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसे स्किप कर दे रहे हैं कंटेंट में, क्योंकि उसका कुछ मतलब ही नहीं ज़्यादा करने को लेकर। इसे ही आप लोग एक दो बार खुद से पढ़ लो स्लाइड कर करके, तो भी काम चल जाएगा। या एक दो बार सुन लोगे तो भी याद हो जाएगा बहुत सारा चीज़। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।